नमस्कार, मेरा नाम है रितिका महाजन और आज मैं फिर लेकर आई हूँ फॉक्सी पॉडकास्ट पे अपना नया शो जो डेडिकेट मैं करूँगी टैक्स के ऊपर। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे एक सीए के साथ जिनका नाम है दीपक गुप्ता, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे टैक्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और कुछ नई बातें जानेंगे। चलिए आइए मैं मिलवाती हूँ आपको दीपक जी से। नमस्ते Thank you. दीपक जी। नमस्कार। थैंक यू, आपने इतना टाइम निकाला हमारे शो पे आने के लिए। माय प्लेजर। दीपक जी, मेरा आपसे पहले ये क्वेश्चन है कि टैक्स क्यों हमें टैक्स देना चाहिए या टैक्स नहीं देना चाहिए? बिकॉज कई लोग सोचते हैं कि टैक्स देना इतना जरूरी नहीं है, हम गवर्नमेंट को पैसा क्यों दें? तो उस पे आप थोड़ा अपना विजडम बताइए। कंट्री चलता है हमारा टैक्सेस पे। जी। यू कैन कंसिडर दिस लाइक अ RWA कि जो भी कलेक्शन होगा आपका, जो भी मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं मंथली, वो सब कलेक्ट होते हैं और फिर वो आप ही की सोसाइटी में अलग अलग एक्टिविटीज में लगते हैं। जैसे क्लीनिंग हो गई, पेस्ट कंट्रोल हो गया, मेंटेनेंस हो गया, अपकीप हो गया, ये सारी चीज़ें। और कुछ प्रूडेंट सोसाइटीज होती हैं, वो कुछ आगे के लिए बचा के भी रखती हैं कि कोई मेजर खर्चा। अब उसी तरीके से हमारा देश है। अगर आप आइडियली देखेंगे तो सारा जो भी पैसा हमारे से कलेक्ट होता है वो किस काम में जाता है? वो अल्टीमेटली डेवलपमेंट में जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता है, डिफेंस में जाता है, पुलिस में जाता है। ये सब फैसिलिटीज हम हमारे को मिलती हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम लोग एंटाइटल्ड हैं और कई बार हम उस चीज़ को वैल्यू भी नहीं कर पाते हैं उतनी। अगर हम कुछ कंट्रीज को देखेंगे विच आर वर्स ऑफ देन अस, तो तब हमें पता चलेगा कि हमारे पास क्या अवेलेबल है। हाँ, ये एक फैक्टर है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करना पड़ता है जो वीकर सेक्शंस हैं। बट अगर हम देखेंगे तो हम लोग भी चैरिटी करते हैं एंड वी ऑल्सो हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी, जो गवर्नमेंट करती है हमारी तरफ से। सो आपके हिसाब से टैक्स इज इम्पोर्टेंट? यस, टैक्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर रनिंग द कंट्री। अगर हम सोशली देखते हैं तो ये हमारी ड्यूटी भी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है और लीगल रिक्वायरमेंट भी है। अगर लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि कुछ कुछ पनिशमेंट्स गवर्नमेंट ने दे रखी हैं उसके लिए, अगर हम कहीं पे टैक्सेस को अपना हम अवॉइड करते हैं। टैक्स प्लानिंग इज नथिंग रॉन्ग, बट टैक्स अवॉइडेंस विल हैव इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेस कि पेनल्टीज भी हैं, बहुत स्टिफ पेनल्टीज भी हैं, प्रोसिक्यूशन भी है, जेल भी जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो और फिर एक और चीज़ होती है, जब हम टैक्सेस अपने पे कर देते हैं ना, वी हैव अ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड कि वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ लॉ। कोई भी नोटिस आएगा, कुछ भी होगा, वी आर नॉट बॉदर्ड। अब उससे हमारे अपना जो पीस ऑफ माइंड होता है, दैट गिव्स अस अ लॉट ऑफ वेल बीइंग आल्सो। जी। तो टैक्सेस आर समथिंग विच आर देयर, दे हैव ऑलवेज बीन देयर थ्रू आउट हिस्ट्री। अगर आप देखेंगे, टैक्सेस के बिना कोई गवर्नमेंट रन ही नहीं कर सकती, कोई कंट्री रन ही नहीं कर सकती। हाउ विल वी रन द कंट्री इफ वी डू नॉट हैव टैक्सेस? बात यह है कि हाँ, कुछ लोग नहीं देते हैं, हम लोगों को ग्रीवेंस होता है कि भाई हम तो इतना पे कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली सैलरीड क्लास को बड़ा ग्रीवेंस होता है कि हम तो इतनी सैलरीज देते हैं, वो सैलरीज में से टैक्सेस देते हैं, बिजनेसमैन कोई देता ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, कॉर्पोरेट्स भी देते हैं, काफ़ी देते हैं। हाँ, कुछ लोअर सेक्टर के लिए कुछ एक वो एग्जेम्पशंस हैं, डिडक्शंस अलाउ कर रखी हैं, कुछ लीवरेज हैं, वो सब चीज़ें चलती हैं। हाँ, कुछ अनस्क्रूपलेस तो नहीं कहेंगे, हाँ कुछ बिजनेसमैन होते हैं, कोशिश करते हैं कि टैक्स अवॉइडेंस करने के लिए कुछ कुछ तरीके से, बट कहीं पे फिर वो स्क्रूटनी असेसमेंट्स होते हैं, फिर और भी इस तरीके से इंक्वायरीज वगैरह होती हैं। गवर्नमेंट के बहुत मैकेनिज्म्स आ गए हैं, और वो बहुत अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन आने लग गई है। जो अब एक AIS TIS का आपको पता होगा, जो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारी ऑलरेडी कैप्चर्ड होती है गवर्नमेंट के पास। प्रॉपर्टी सेल की, परचेज की, कोई म्यूचुअल फंड्स बेचे हैं, सेल करे हैं, कुछ शेयर्स सेल करे हैं, कोई क्रेडिट कार्ड की काफ़ी बड़ी पेमेंट्स हैं, वो कैप्चर हो जाती हैं, इंटरेस्ट इनकम, वो सब चीज़ें ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास आती जाती हैं। कोई आपने कार परचेज करी तो उस पर अगर 10 लाख से ऊपर है तो फिर उस पर TCS भी जमा होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे मैकेनिज्म्स गवर्नमेंट ने निकाले हैं ताकि टैक्स अवॉइडेंस कम से कम हो। तो ये कंटिन्यूस एक एफर्ट चलता रहता है कि किस तरीके से टैक्स अवॉइडेंस को कम करा जाए, टैक्स कंप्लायंसेस को बढ़ाया जाए और टैक्स बेस को भी बढ़ाया जाए।
सो एज अ सीए आप सबको बिल्कुल ये रिकमेंड करते हो कि आप टैक्स भरो पूरा, क्योंकि लोग ये रखते हैं नोशन कि हम अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो हमें इसका क्या बेनिफिट है। तो हम्म। एज एन इंडिविजुअल एक पर्सन को टैक्स पे करने का क्या बेनिफिट है, एक्सेप्ट ये कि भाई आपको सड़कें मिल रही हैं चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए आपको सड़कें मिल रही हैं, उसके अलावा आपको क्या लगता है ऐसे क्या टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो हमारी नॉर्मल जनता या व्यूअर्स को नहीं पता? देखो, मैं आपको सेटिस्फेक्शन का मैं क्यों भरना चाहिए टैक्स, मैं उसका एक तो मैंने बताया सोशल जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सेकंड इज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हमने लीगली अपने आप को रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ करा, देयर आर पनिशमेंट्स विच आर प्रिस्क्राइब, फिर हम उसमें फंसना शुरू कर देते हैं एंड दे आर वेरी स्टिफ। एंड ये कितने टाइम के बाद आपके पास बाउंस बैक करती हैं अगर आपने अभी टैक्स नहीं फाइल किया, और कितने साल के बाद आपको ये पनिशमेंट्स के डिपेंड लिए आ करता है, सकता है? डिपेंड करता है। अगर आपका टैक्स अवॉइडेंस कहीं पे 50 लाख से ऊपर पकड़ा जाता है तो ये इट कैन गो फॉर 10 ईयर्स और सो। नहीं तो अगर उससे कम है तो 4 ईयर्स का कर्टेल करा है। पहले 8 साल हुआ करता था, तो अभी रिसेंटली कर्टेल करा है 4 ईयर्स तक। वो आपको केस दोबारा से रीअसेसमेंट के लिए खुल सकते हैं। तो अभी जब वो पेपर्स आपसे कलेक्ट करते हैं, इट इज़ अ वेरी ह्यूमरसम प्रोसेस, वेरी, एंड इट कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग ऑल्सो। तो कहीं पे अगर हम लोगों ने अवॉइड करा है उसको हाइड करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए ना, इट बिकम्स वेरी हैरेसिंग टू पीपल। सो टैक्स आप खुद से भी जमा करा सकते हैं या फिर आपको एक चैनल के थ्रू ही जाना पड़ेगा, जैसे हम सीएस के पास जाते हैं या किसी की हेल्प लेते हैं? क्योंकि जनरली क्या होता है, हमें लगता है बहुत टीडियस है, इतना देर कौन बैठेगा लैपटॉप पे, या हम खुद से करें। तो मतलब हमें सीएस की हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ती है? देखिए, इनकम टैक्स इंडिया में इज क्वाइट बिग सब्जेक्ट। मेरे को 25 साल हो गए, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हुए। आई विल ऑल्सो नॉट से दैट आई एम द कंप्लीट एक्सपर्ट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इट इज़ अ वेरी वास्ट थिंग। लेकिन होता क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटीज का फर्क होता जाता है। जो एक सैलरीड क्लास की कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो एक 5,000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की टर्नओवर की कंपनी की नहीं होगी। तो नेचुरली एक बिल्कुल सीधी साधा आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, आजकल आईटीआर भी प्री फिल्ड आने लग गई हैं, जो इन्फॉर्मेशन है यू कैन सेफली फाइल दैट। अब धीरे धीरे अगर थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है तो नेचुरली यू शुड टेक अ फाइनेंशियल एडवाइस, कि एक तो आप लॉ के गलत साइड पे ना हो, और कहीं पे आपकी टैक्स प्लानिंग हो सकती है वो आप कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल एडवाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जाना चाहिए अपने, जो भी आपको फाइनेंशियली आपको एडवाइस करते हैं, चाहे सीए हैं, लॉयर्स हैं। अच्छा ये बताइए, सीए एंड लॉयर्स का कितना कनेक्शन रहता है देखिए किसी ऐसा भी है, चीज़ पे? इट इज द नॉलेज ऑफ द लॉ। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को क्या होता है कि हम लोगों को टैक्सेशन भी पढ़ाया जाता है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। और लॉयर्स को भी इसी तरीके से बहुत सारे लॉज पढ़ाए जाते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि उस एडवोकेट ने टैक्सेशन के फील्ड में, टैक्स लॉ के फील्ड में अपनी मास्टरी कर ली, उसने उसने उसमें प्रैक्टिस करी, उसने मास्टरी कर ली। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ भी ऐसे ही है। कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे होते हैं जो कि टैक्सेशन में एक्सपर्टीज हासिल करते हैं, कुछ ऑडिटिंग में हासिल करते हैं, कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करते हैं, इन कुछ शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में करते हैं। तो ऐसे अलग अलग फील्ड बनते चले जाते हैं लोगों के, डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सपीरियंस। द पॉइंट इज दैट जब एक लेवल के बाद हमारे को जब फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, वी नीड अ एक्सपर्ट हु नोज दैट लॉ। तो एग्जैक्टली। इट कुड बी एडवोकेट और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। फर्क ये है कि जब हायर लेवल पे जाते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ट्रिब्यूनल तक प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपका केस फाइट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग हाई कोर्ट में नहीं अपीयर कर सकते। वहां पे सिर्फ एडवोकेट्स ही अपीयर कर सकते हैं। सो दोनों का रोल अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लॉयर अपॉइंट करें और सीएस को छोड़ दें, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप सीए अपॉइंट करो और लॉयर्स को छोड़ दें। बोथ आर अगर आप नीडेड। कोई बड़ी चीज़ वाला ऐसा, आपका पर्पस कुछ बड़ा है, आप कोई कंपनी खोल रहे हैं, कुछ करें, तो हाँ, फाइनेंशियल एडवाइस दोनों एंगल से बहुत देखिए चार्टर्ड इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेंट, अब आप कंपनी खोल रहे हैं तो नेचुरली आपको अकाउंटिंग भी चाहिए, ऑडिटिंग भी चाहिए, आपको इंटरनल कंट्रोल्स भी जानने हैं, बुक कीपिंग भी करवानी है, सारी चीजें हैं। अब आपको एक पर्सन ऐसा मिल रहा है जिसको इन सब चीजों के बारे में पता है, सो दैट इज एन एडेड एडवांटेज। अब कोई एडवोकेट होगा, ही विल नॉट बी नोइंग अबाउट ऑडिटिंग और अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, तो वहां पे ये फर्क आ जाता है। तो एक एडिशनल एडवांटेज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास होती है कि दे नो टैक्सेशन एंड अदर फील्ड्स आल्सो जी। एज फार एज कंपनी बिजनेस आर कंसर्न।
लेकिन नेचुरली फिर मैंने वही बताया कि अगर हाई कोर्ट में अपीयर करना है तो हम लोग नहीं अपीयर कर सकते, वहाँ पे एडवोकेट की ज़रूरत होती है। सो दीपक जी, यहाँ पे मैं एक अभी हम लोग बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट्स की और इन सब चीज़ों की, तो आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स कितनी ज़रूरी हैं? दो अब जो ट्रेंड है, जो अगर हम देखें यूथ अब इसके लिए काफ़ी अवेयर है कि हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी है, हमें अपने रिटायरमेंट प्लान करना है, मुझे इतने तक रिटायर करना है या उतने तक रिटायर करना है। आपके हिसाब से व्हाट इज़ द करेक्ट एज टू थिंक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स? See, there is no correct age. The sooner you start, the better. जी। As soon as a person starts deriving income, I think that he should start saving. अब होता क्या है, मैंने एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो दो दोस्त थे एक गांव में, ब्रूनो और पैब्लो। वहाँ पे वो जिस गांव में था वहाँ पे पानी नहीं होता था, तो उनको काम दे दिया गया कि पास की नदी से आप बाल्टी ले आइए, जितनी बाल्टियाँ लेके आएंगे उतने आपको पैसे मिल जाएंगे। तो वो बाल्टी लेके आने लग गए। तो थोड़े दिनों में पैब्लो ने सोचा कि भाई मैं ये कब तक करता रहूंगा, आई शुड थिंक सम हाउ आई कैन डू समथिंग फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। तो ब्रूनो, उसने क्या करा कि 1/4 अपनी इनकम और 1/4 अपना टाइम एक पाइपलाइन बनाने में लगा दिया। अब ब्रूनो था, वो अपना वैसे ही पैसा कमाता था, अपना खर्च भी करता था, तो अच्छे कपड़े भी पहन लेता था, अपना पब भी चला जाता था। अब क्योंकि भाई इसके पास तो 75% ही टाइम और 75% इनकम रह गई थी, तो वही ये उतना लेविशली नहीं जी पाता था। लेकिन ये धीरे धीरे इसने पाइपलाइन बना ली। तो जब इसने पाइपलाइन बना ली तो इसने फिर उस पे एक नल लगाया और अपना उसी के हिसाब से अपना पैसे देने लग गया। तो द पॉइंट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक इज दैट ये हम या तो अब सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या हम सैलरीज पे हैं, वी हैव अ सर्टेन इनकम, चाहे वो 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो। तो 10,000 वाला भी अपना घर चला ही रहा है, 10 लाख वाला भी चला रहा है। अब अगर हम देखते हैं ना कि अगर वो 10,000 ना हो तो वो 9,000 में भी काम चला सकता है या 8,000 में भी, डिपेंडिंग उनकी नीड्स पे। और एक सर्टेन लेवल पे वो कहेगा कि भाई अब और ज्यादा मैं नहीं स्क्वीज कर सकता। नाउ दैट जो अमाउंट वो बचा सकता है ना, अगर वो अपनी स्मॉल सेविंग्स में बचाने लग जाए, दैट विल मेक वंडर्स फॉर हिम। तो ये इस तरीके से मैंने देखा है कि स्मॉल सेविंग्स का ये बहुत बड़ा रोल है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो धीरे 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 यू विल बी एबल टू बिल्ड अप अ बिग पूल। और ऐसा नहीं होता कभी भी कि ज़रूरतें नहीं खत्म होती, ज़रूरतें तो रहेंगी, कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत रहेंगी, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज भी मिलती रहती हैं। सो एनी एज इज द प्रॉपर एज। मैरिज से पहले और मैरिज के बाद आपकी ज़रूरतें भी बहुत डिफ़र करती हैं, बिल्कुल आपका लिविंग स्टाइल भी बहुत डिफ़र करता है, बिल्कुल। लाइफ़स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो हाँ हाँ। उस एज में आपको किन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? मतलब पॉलिसीज़ हो गई या इंश्योरेंसेस हो गए, या व्हाट व्हाट यू सजेस्ट एज़ अ सीए आप, जिससे आपको टैक्स का भी बेनिफिट मिल हम्म, सके? हम्म। देखिए ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज अ पर्सनल चॉइस। क्या क्या उसकी ज़रूरतें हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती हैं, लेकिन कुछ एक कॉमन चीज़ें हैं जिसके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में इसी वजह से चल रहे हैं। जैसे एक आपने कहा इंश्योरेंस। नाउ इंश्योरेंस इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट। अगर कोई अर्निंग मेंबर है और कुछ एक्सीडेंट मिस हैपनिंग हो जाती है, देन हाउ विल हिज फैमिली सस्टेन? दिस इज अ वेरी बिग वरी फॉर एवरीवन। तो उसके लिए इंश्योरेंस आ गया, लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस में भी देखा है कि लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स कर देते हैं, और बहुत सारे इस तरीके से रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अलग अलग कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स देती रहती हैं। सो इट इज अप टू यू कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं, कितना उसमें इन्वेस्टमेंट पार्ट है और कितना इंश्योरेंस पार्ट है, व्हाट वुड हेल्प यू। लेकिन अगर हम आजकल एक प्रोडक्ट हो गया टर्म इंश्योरेंस का, अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं दैट इज प्योरली टर्म इंश्योरेंस, और जितनी जल्दी आप शुरू कर पाते हैं तो उतना ही कम प्रीमियम देना पड़ता है और वो लॉक हो जाता है। तो ऐसे साल में अगर आप, और उसकी क्या होता है कि आप हर मंथली पेमेंट भी कर देते हैं, डायरेक्टली आपके अकाउंट से कट जाती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका बहुत कम
आपके ऊपर लोड पड़ता है, आपको कोई इमीडिएटली ये भी नहीं करना पड़ता है कि भाई आपको एक साथ पैसा बहुत सारा देना पड़ता है। सो दैट वुड बी वन गुड वे ऑफ हाउ यू वुड लाइक टू हैव योर इंश्योरेंस। कुछ लोग यूलिप के मेथड से जाते हैं। यूलिप में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस दोनों फैक्टर्स होते हैं, और यूलिप्स भी आजकल यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान बोलते हैं इसको। अब उसमें क्या है कि कुछ पार्ट आपका जो भी आप प्रीमियम देते हैं उसका आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, और प्लस आपको इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है, और उसमें से कुछ पैसा इंश्योरेंस के लिए भी चला जाता है। सो वन आई वुड सजेस्ट इज लाइफ इंश्योरेंस इज समथिंग दैट एवरीवन मस्ट टेक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पेरेंट्स हैं एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन यू, जो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, लाइफ इंश्योरेंस इज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक और है मेडिकल इंश्योरेंस। अब मेडिकल इंश्योरेंस में भी आजकल फ्लोटर पॉलिसी, फैमिली पॉलिसीज चलने लग गई हैं। अगर आप देखेंगे कि बहुत कम फैमिलीज होंगी अगर 10 साल में भी आप लगाएंगे कि 10 साल में उन्हें कभी मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी या कोई भी इस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं आता है, ऑन एन एवरेज आ जाता है। अगर आप देखेंगे कि प्रीमियम आपने कितना दिया और अल्टीमेटली आपको कवर कितना मिल रहा है, बिकॉज मेडिकल एक्सपेंसेस आर वेरी स्टीप नाउ डेज। अगर आप एक अच्छे हॉस्पिटल में करवाना चाहते हैं तो कई बार आउट ऑफ रीच भी चला जाता है, एंड यू नेवर नो। तो मेडिकल इंश्योरेंस भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि आदमी को ले लेनी चाहिए। अगर आप एवरेज आउट करेंगे तो उतना प्रीमियम नहीं बैठेगा जितने का आपको कवरेज मिल जाती है। एंड ऑफ कोर्स नो वन टेक्स इंश्योरेंस की भाई कोई कैजुअलिटी होगी, बट इट इज जस्ट यू आर इंश्योरिंग योरसेल्फ अगेंस्ट सच अ मिसहैपनिंग। क्योंकि देखिए कहीं पे भी कुछ भी इस तरीके से एक्सीडेंट नेवर इज नेवर फोरवार्न्ड। एक्सीडेंट होता तो होता है ना। अब वहां पे अगर इंश्योरेंस होगा ना तो आपके ऊपर जो हिट होगा वो बहुत कम होगा। अब जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस कंपलसरी कर रखा है गवर्नमेंट ने, वो इसी वजह से है। ये भाई इट इज अ बिग इन्वेस्टमेंट, 20 लाख की 10 लाख की जो भी है, और आप एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस की वजह से एटलीस्ट उसकी काफी कुछ कॉस्ट कवर हो जाती है। सो आई थिंक ये इंश्योरेंसेस भी आपको अर्ली एज में ही आई थिंक इट्स बेटर कि आप ले लें, एंड सेम गोज फॉर इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो। चाहे क्योंकि शादी के बाद तो एडिशनल मतलब चीज़ें हैं ही, आपके ऊपर एक्सपेंसेस हैं, सब कुछ है। सो ये इम्पॉर्टेंट है, अगर आप टाइमली इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न भी उस तरह से टाइमली मिलेगा। हाँ बिल्कुल। बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स का तो हम लोग ऐसे ही सोचते हैं कॉर्पस इकट्ठा करना, तो जो हम लोग इन्वेस्टमेंट इसी पर्पज से करते हैं, कितने टाइम के बाद हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे तो हम इससे ये कर सकते हैं। हाँ नेचुरली। देखिए मैं क्या करता हूँ कि स्मॉल सेविंग्स करता रहता हूँ, फिर एक साइजेबल फंड हो जाता है तो उसको क्या करते हैं कि भाई आप मैं क्या करता हूँ कि उसको फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कुछ और लोन वगैरह लेके या कुछ इस तरीके से। रियल एस्टेट बहुत आज की डेट में तो बहुत हाई जा रहा है द नॉर्थ इंडिया में, एकदम से जब से कोविड हुआ है बहुत रियल एस्टेट में बूम आया है। अदरवाइज ऑल्सो अगर देखेंगे तो रियल एस्टेट में 10-15% का रिटर्न आपको मिल जाता है सेफली। अगर देखिए ये बात अलग है, पहले बिल्डर्स वगैरह हुआ करते थे वो चीट करने लग गए थे, लोगों को फ्लैट नहीं मिलते थे तो उनकी बहुत मेजर लोगों के साथ फ्रॉड्स हुए। लेकिन अब क्योंकि रेरा आ गया है तो उसकी वजह से काफ़ी फिर भी सेफ है सिनारियो। हो सकता है लेकिन आपको अल्टीमेटली प्रोजेक्ट मिल जाएगा, डिले हो सकता है लेकिन मिल जाएगा। तो रियल एस्टेट एक जब आपके पास एक साइजेबल फंड हो जाता है तो आप वहाँ पे कर सकते हो। फिर म्यूचुअल फंड्स एक बहुत बढ़िया जरिया बन गए हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो SIPs हैं वो बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी बन गई है कि आप अपना मंथ ऑन मंथ आपके बैंक से कटता रहेगा जो भी आप अलग अलग तरीके के बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत अलग अलग साइजेस के शेयर्स होते हैं, सेक्टरल फंड्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द रिस्क, मैं अभी आपको थोड़ा सा रिस्क के बारे में बताऊंगा। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है, आप हर महीने के महीने डालते रहेंगे। अब क्या देखा गया है कि स्टॉक मार्केट्स भी अगर आप ओवर द पीरियड देखेंगे तो 15% रिटर्न बड़े आराम से दे रही हैं वो सेफली। कई बार क्या होता है कि मार्केट्स बुलिश हो जाती हैं, कई बार बेयरिश हो जाती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो 15% का रिटर्न आराम से मिल जाता है। तो अगर आप एक थोड़ा सा लंबे पीरियड के लिए अगर आप सस्टेन कर लेते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान
तो आप बहुत अच्छा फंड इकट्ठा कर लेते हैं एंड विद अ वेरी गुड रेट ऑफ रिटर्न। आज की डेट में म्यूचुअल फंड्स भी बहुत बूम पे है, तो बहुत अच्छे 25-25, 30-30% रिटर्न भी मिल रहे हैं। और मिनिमम भी अगर आप लगाएंगे लार्ज कैप्स वगैरह में तो आपको 12 से 15% रिटर्न मिल जाता है। सो एक ये बहुत अच्छा मेथड है सेविंग्स का। फिर एक ट्रेडिशनल एक गोल्ड भी बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट टूल है। तो इन्वेस्टमेंट कुड भी आप कुछ थोड़ा सा अपना पार्ट गोल्ड में भी डाल सकते हैं। आजकल सोवन गोल्ड बॉन्ड्स आ गए हैं, ETFs आ गए हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और एक तरफ तो मैंने जैसे बताया, एक तो लाइफ इंश्योरेंस हो गया, एक मेडिकल इंश्योरेंस हो गया। अब अगर ये दोनों चीज़ें इंश्योर्ड हैं तो ऐसा कोई इमरजेंसी फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नाउ यू कैन प्लान फॉर योर इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स को भी लॉन्ग टर्म, मिडिल टर्म और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स में कर देते हैं। कुछ पैसा आपको होगा कि आपको शॉर्ट टर्म में चाहिए, कुछ आपको मिडिल टर्म 3-4 साल में चाहिए, कुछ आप 8 साल 10 साल के लिए भी आप प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको 3 फैक्टर्स और देखने पड़ेंगे रिस्क्स, क्योंकि देखिए हर किसी का ये होता है कि भाई मैं कितना आप इनकम उससे जनरेट कर पा रहे हैं, कितनी रिटर्न लेना चाहते हैं। अब जितनी आप हायर रिटर्न लेंगे उतनी आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। अगर आप बैंक FDs लगाते हैं तो आज की डेट में 5-6% रेट ऑफ रिटर्न है, विच इज़ वेरी सेफ। लेकिन अब अगर आप उससे हायर जाना चाहते हैं तो अब आप म्यूचुअल फंड्स पे जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आप नॉर्मली 15-18% आराम से ले लेते हैं रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। अब आप उससे भी ज़्यादा जाना चाहते हैं तो आप इक्विटी में जा सकते हैं, शेयर्स परचेज कर सकते हैं, लेकिन दैट नीड्स अ बिट ऑफ मार्केट नॉलेज। एंड डिपेंड आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है। हाँ हाँ, देखिए मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो ये करता हूँ, कुछ पोर्शन आप हाई रिस्क में डालें, कुछ मीडियम रिस्क में, कुछ लो रिस्क में। जी। इस तरीके से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी रिटर्न। सो जो आप इन्वेस्टमेंट्स हम लोग करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो इसमें क्या कुछ गवर्नमेंट का भी रोल रहता है, एज इन लाइक हाँ, टैक्सेशन का भी म्यूचुअल रोल फंड्स रहता का है? बहुत अच्छा एक गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कि म्यूचुअल फंड्स आर नाउ वेरी सेफ। पहले ये होता था कि अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर कहीं पे उसने कुछ बंगलिंग करी, कुछ भी करा या वो लॉस में चला गया तो आपका पैसा खत्म है। आज की डेट में ये नहीं होता। कोई भी इस तरीके से म्यूचुअल फंड होता है, दूसरा म्यूचुअल फंड उसे टेक ओवर कर देता है, आपका फंड सेफ रहता है। सिर्फ आपको ये देखना पड़ता है कि भाई आपका म्यूचुअल फंड करेक्ट शेयर्स ले रखे हैं उसने, कोई एकदम से गिर तो नहीं गए। तो वो सब चीजें तो आप आराम से मॉनिटर कर सकते हैं। एंड उसके लिए आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर की भी जरूरत पड़ती है, या ये आपकी market- चॉइस है, आप खुद भी बहुत आज की डेट में नेट पे सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, बहुत सारी साइट्स हैं, आप सब खुद भी देख सकते हैं। नहीं तो ब्रोकर्स भी होते हैं जो आपको एडवाइस, फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी होते हैं जो आपको म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी में एडवाइस करते रहते हैं। लेकिन अभी इन सब चीजों पे बुद्धू बनाना मुश्किल है जनता को, देखिए इट इज अप टू यू। बुद्धू का बनता है आदमी जब ज्यादा लालच कर लेता है। लालच कर देता है। तो अगर आप प्रूडेंट हैं, सेफली चल रहे हैं, अलर्ट हैं, तो इट इज ऑल सेफ। इंडिया का जो म्यूचुअल फंड एनवायरनमेंट है दैट इज एट पार विद डेवलप्ड कंट्रीज ऑल्सो। एंड डेवलप्ड कंट्रीज में इतना बढ़िया रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलता जो इंडिया में मिल रहा है। दीपक जी, यहाँ ना एक चीज मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जनता गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं करती, टू एन एक्सटेंट एटलीस्ट अपने पैसे को लेकर नहीं करती, इसलिए इन्वेस्टमेंट्स भी इंसान उसी तरह से सोच समझ के करता है जहाँ पे हमें कम पे करना पड़े। और क्योंकि इवन जैसे अभी हमने बात करी, आपने बोला प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स के लिए, है ना, पहले एक टाइम था कि लोगों ने इन्वेस्ट किया एंड पैसा डूब गया। एंड आज की डेट में भी पीपल आर फाइटिंग बैक, बट गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर इट, क्योंकि गवर्नमेंट की साइड से कोई सपोर्ट नहीं है। ये मैं तब की भी बात कर रही हूँ, केसेस बहुत पुराने हैं बट करंटली इट्स रनिंग। तो आज की डेट में गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है इन्वेस्टर्स को प्रॉपर्टी में या म्यूचुअल फंड्स में या किसी भी इन्वेस्टमेंट पर्पस में? तो कितना गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है? देखिए अब क्या है ना, गवर्नमेंट ने इनकी अथॉरिटीज बना दी हैं। जैसे रियल एस्टेट के लिए रेरा अथॉरिटी है और इंश्योरेंस के लिए IRDA है। तो ये जो अथॉरिटीज हैं ये मॉनिटर करती हैं सब कंपनीज की वर्किंग। वो सब की सब जो भी कंपनीज हैं दे हैव टू गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड अंडर दैट। बिना
रेरा के अगर आप कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, ऑफ कोर्स इट इज योर रिस्क, लेकिन अगर रेरा में एक बार आ गए तो रेरा अथॉरिटी पूरे का पूरा सारे डिटेल्स लेती है कि क्या करोगे क्या नहीं करोगे। जो भी आपसे पैसा लिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर उसको फ्री विल से जो मर्जी कर ले। उसका 70% एक वो सॉरी पहले मैं बताता हूँ कि वो पैसा आपका एस्क्रो अकाउंट में जाता है बैंक में, पूरा का पूरा। अब उसमें से 70% उसको जो भी उसने लेआउट दिया है, जो भी प्लान दिया है, टाइम बाउंड प्लान दिया है, उसमें उसी तरीके से उसे इन्वेस्ट करना पड़ता है। अदरवाइज रेरा अथॉरिटी उनके अगेंस्ट एक्शन लेती है। देयर आर वेरी स्टिफ पेनल्टीज। 30% ही वो यूज कर सकता है अदर चीजों के लिए, मार्केटिंग के लिए, जो भी उसने पूरा का पूरा फाइनेंशियल प्लान बजट दे रखा होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि फिर रेरा अथॉरिटी क्या करती है कि ये फॉरेंसिक ऑडिट्स भी करवाती है बिल्डर्स के। अगर उसको कहीं पे भी लगता है कि ये प्रॉपरली नहीं चल रहा है, पहले तो वो लोग मॉनिटर करते हैं, फिर भी लगता है कि कहीं पे बंगलिंग है तो वो फॉरेंसिक ऑडिट भी करवाती हैं। फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास एक फोरम हो गया जहाँ पे क्विक रिड्रेसल होता है। और मोस्टली रेरा का देखा गया है कि वो जो होम बायर्स होता है उसको रिलीफ देता है। तो आज की डेट में ये ऐसा नहीं है बिल्डर जो मनमानी करे, अपना फोन स्विच ऑफ कर दे और आपके साथ कांटेक्ट खत्म कर दे, ऐसा नहीं होगा। ही इज अकाउंटेबल। फिर भी अगर कोई करता है कहीं पे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल खत्म हो गया है, तो एक इंसॉल्वेंसी एक्ट भी है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट। उसमें भी जो होम बायर्स वगैरह हैं वो कंपनी के अगेंस्ट मूव करते हैं। कंपनी जो एनसीएलटी है वो उनके अगेंस्ट पूरा का पूरा फिर उस कंपनी को के मैनेजमेंट को हटाती है, लिक्विडेटर को देती है। लिक्विडेटर के बाद फिर वो एक नई मैनेजमेंट आती है। और इस तरीके से इन जो इन्वेस्टर है, बायर है, उसको वो प्रॉपर्टी मिल जाती है। हालांकि वो डिले हो जाती है, कुछ भी है, लेकिन वो अल्टीमेटली उसे मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि उसका पैसा डूब गया। तो इतनी प्रोटेक्शन मिल गई है। ऐसे ही आरडीए आईआरडीए ने, मैंने जैसे बताया कि म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड का वो पैसा खत्म कर जाएगा, वो बैंक का लेके आपके म्यूचुअल फंड का पैसा भाग जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। वो समवन एल्स विल टेक इट ओवर। अगर वो फिट नहीं कर पा रहा है, वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, समवन एल्स विल टेक ओवर। सो आजकल एक नया ट्रेंड है ट्रेडिंग का, जो मैंने देखा है कि भाई मतलब बच्चे भी आफ्टर 12th दे हैव स्टार्टेड डूइंग इट। आई डोंट नो इट्स लीगली अलाउड टू डू अ ट्रेडिंग एंड ऑल, मतलब ट्रेड करना। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई बड़े तो करते हैं, बट बच्चों को अलाउड है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता, लीगली आप बताएंगे मुझे। सो इज इट अ गुड थिंग ट्रेडिंग करना? देखिए, शेयर्स में ट्रेडिंग रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ द मार्केट। उसमें क्या होता है, बहुत सारी खबरें चलती रहती हैं स्टॉक मार्केट की कि ये शेयर बढ़ने वाला है, ये है, वो है। व्हाट आई हैव सीन इज कि दे आर मोस्टली अनरिलायबल। लेकिन अगर कोई बच्चा उसको प्रॉपरली स्टडी करता है मार्केट को एंड ही इज प्रूडेंट, वो कमाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 18 ईयर्स इज क्वाइट अ यंग एज जब वो शुरू कर सकता है कि वो माइनर नहीं रहता। माइनर से पहले तो वो नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद तो वो कर सकता है। और नॉलेज रिक्वायर्ड है। हाँ, भाई आपको कंपनी के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, क्या वैल्यूएशन है, क्या पी रेशियो है, किस हिसाब से शेयर का प्राइस है। और अगर वो सही चॉइसेस करता रहता है, इट्स गुड इनफ। बट एवरीथिंग हैज अ रिस्क। जैसे आप हायर रिटर्न भी ले सकते हैं इक्विटी में, तो पैसा डूब भी सकता है उसी स्पीड से। सो दीपक जी, आप और कुछ टिप्स हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं टैक्स से रिलेटेड, सीएस के ऊपर, ट्रस्ट से रिलेटेड? बिकॉज कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते, इवन सीएस के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। हम करते हैं, अपॉइंट करते हैं, हमारा वो लोग फाइनेंसेस मैनेज करते हैं, बट स्टिल वो एक जो ट्रस्ट होता है वो कहीं बिल्डअप नहीं होता। तो मतलब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस? देखिए, ये सिर्फ सीएस के साथ नहीं है, हर प्रोफेशन में ये प्रॉब्लम है। लोग डॉक्टर्स पे ट्रस्ट नहीं करते। आप हॉस्पिटल्स की आप ये बहुत खराब रेपुटेशन होती है कि वो लोग अननेसेसरी के बिलिंग करते रहते हैं, टेस्ट रिकमेंड करते रहते हैं, या वो ज्यादा दिन रोक लेते हैं जितने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये देखिए, ये हर प्रोफेशन में ये प्रॉब्लम है। नाउ द पॉइंट इज दैट इफ यू डोंट ट्रस्ट, देन वेयर विल यू गो?
भाई आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो चाहिए ही ना, तो आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट करना पड़ेगा। अब ये आपकी किस्मत भी है और एक सूझबूझ भी है कि आपको एक ट्रस्टवर्दी आदमी मिल जाता है। लेकिन मोस्टली देखिए है क्या कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, उनकी इमेज जैसी है ना, उतनी खराब है नहीं वो लोग। सही बात है। हाँ, कई बार हम उनको समझ नहीं पाते उनकी बात को। कई बार हमें ऐसे देखिए होता क्या है, जब हम सोच के चल रहे हैं ना कि शुड आई ट्रस्ट हिम और नॉट, अब कोई भी चीज़ उसने एडवाइस करी जो आपके लॉजिक में फिट नहीं करी, तो आपको लगेगा कहीं यार इसका वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो, ठीक है? लेकिन ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली प्रोफेशनल्स ऑलवेज ट्राई देयर बेस्ट एंड दे गिव द नॉलेज। हाँ, ये भी है होता है कि भाई देखो कुछ एक मेल प्रैक्टिसेस हैं, आई विल नॉट डिनाई दैट, हमारे प्रोफेशन में भी है, बाकी के प्रोफेशन में भी है। आप ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं बता सकते जहाँ पे मेल प्रैक्टिसेस नहीं है। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपने किस तरीके का प्रोफेशनल चूज़ करा। देखिए हर तरीके का प्रोफेशनल होता है। अगर आप एडवोकेट्स को भी लगाएँगे, एक मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ उनका, तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बहुत कम में कोई भी पेपर साइन करने को अ, बैठे हुए हैं। आप जाइए वो आपको देखेंगे फिर साइन भी कर देंगे। और ऐसे-ऐसे लोग भी हैं कि आप उनके ऑफ़िस में जाएँगे तो पहले आपको लाख 2 लाख रुपए फीस ही पहले जमा करवानी पड़ेगी। तो हर प्रोफेशन में हर तरीके के लोग हैं। यू कैन नॉट अवॉइड दैट, इट इज़ अप टू यू दैट यू आर एबल टू डिसर्न कि कौन आपके लिए सही आदमी है। अब आप किसी के पास गए कि भई जैसे मैंने बताया टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस, कि भई मेरा टैक्स अवॉइडेंस कर लो, तो यू आर पुटिंग योरसेल्फ एट रिस्क ऑल्सो। कुछ ना कुछ तो आप हैंकी-पैंकी कर रहे हो, और जो अलाउ कर रहा है, वो भी कहीं न कहीं तो ट्विस्ट कर ही रहा है ना। तो यू हैव टू सी कि आप किस तरीके के प्रोफेशनल के पास आपकी वेवलेंथ मिल पाती है। तो आप कुछ व्यूअर्स को सजेस्ट करना चाहेंगे अपने टिप्स के थ्रू कि कब आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें, कब क्या करें, या आपके विज़डम के हिसाब से जो भी आपको सही लगता देखिए है? व्हाट आई वुड सजेस्ट इज एवरीवन शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट द अर्लीस्ट एज। जैसे भी होता है, जैसे मैंने बताया, इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड यू हैव योर पीपल हु यू केयर अबाउट। सेकेंडली, यू नीड टू सी दैट हाउ मच रिस्क आर यू विलिंग टू टेक। तो आपको कभी भी एक बास्केट में मत डालो अपना इन्वेस्टमेंट, आपको बास्केट में अलग अलग बास्केट्स में डालना है। कोई बहुत सेफ डाल सकते हैं आप, कोई मीडियम रिस्क में डाल सकते हैं, कुछ आप हाई रिस्क में भी डाल सकते हैं, कोई बुराई नहीं उसमें। ओवरऑल वो एवरेज आउट करके यू विल गेट अ गुड रिटर्न। एंड मोरोवर आपको ये भी प्लान करना है कि आपकी नीड्स क्या होंगी, रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। अगर आपने वो प्लान आउट नहीं करा तो कई बार क्या है कि आपके लिक्विडिटी भी नहीं अवेलेबल होती। अब जैसे आपने रियल एस्टेट में करा और आपको पैसा चाहिए तो इट इज नॉट सो इलिक्विड, लेकिन आपको म्यूचुअल फंड्स आर वेरी लिक्विड, तो उस हिसाब से आपको ये चीज भी सोचनी पड़ेगी। सो दैट इज ऑल आई वुड से। एंड being a chartered accountant, of course I would say that you should pay your taxes, tax planning करिए, tax avoidance मत करिए। So it gives a lot of peace of mind and you are able to give something to the society। जी, इसी के साथ मैं आज का पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करती हूँ। हमने बहुत सारी बातें करी, फाइनेंसेस के ऊपर बातें करी, टैक्स प्लानिंग पे बातें करी, इन्वेस्टमेंट्स पे बातें करी, एंड आई रियली होप हमारा ये जो कॉन्वर्सेशन है वो आपको बहुत हेल्पफुल रहे। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉक्सी पॉडकास्ट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।